नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम इतिहास के पन्नों में दबे एक ऐसे साम्राज्य की बात करने वाले हैं जिसने पूरे साढ़े 400 सालों तक, जी हां, 450 सालों तक दक्षिण भारत की राजनीति को एकदम स्थिर रखा और भारत की सीमाओं के बहुत आगे जाकर अपना परचम लहराया। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट इंपीरियल चोल साम्राज्य की। अब सोचिए, जब भी महान भारतीय साम्राज्यों का जिक्र होता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मौर्य, गुप्त या फिर मुगल, है ना? 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत में जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, पाला, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच, वो तो सबको याद है। लेकिन ठीक उसी वक्त दक्षिण में भी एक ऐसा ही महासंग्राम चल रहा था, पल्लव, पांड्य और चोल शासकों के बीच। और मजे की बात यह है कि इसमें चोल विजयी हुए। फिर भी पता नहीं क्यों उनकी ये शानदार गाथा हमारी रोजमर्रा की इतिहास की चर्चाओं से अक्सर गायब ही रहती है। तो चलिए फटाफट आज के इस सफर की रूपरेखा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे विस्मृत इंपीरियल चोलों के उदय से, फिर उनका साम्राज्य विस्तार, उनकी अनबीटेबल नौसैनिक ताकत, वास्तुकला का स्वर्ण युग, उनका कमाल का स्थानीय प्रशासन और अंत में इस विशाल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। एक सामंत से उठकर इंटरनेशनल नेवल पावर बनने तक की ये कहानी सच में बहुत जबरदस्त है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, विस्मृत इंपीरियल चोल, सामंतों से राजा तक का सफर। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात एकदम क्लियर कर दूं, हम अशोक के शिलालेखों वाले उन प्रारंभिक चोलों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ कावेरी डेल्टा तक सिमटे हुए थे। हम बात कर रहे हैं इंपीरियल चोलास की, जिनका स्केल और कहानी दोनों ही बहुत विशाल और दिलचस्प हैं। अगर टाइमलाइन पर नजर डालें तो 850 ईस्वी के आसपास की बात है। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय उस वक्त कोई बड़े राजा नहीं थे, बस पल्लवों के सामंत थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कांची के पल्लवों और मदुरै के पांड्यों के बीच की आपसी दुश्मनी और उनकी कमजोरी का एकदम सटीक फायदा उठाया। उन्होंने सीधा पांड्यों से तंजावुर छीन लिया और उसे अपनी राजधानी बना डाला। यहीं से असल शुरुआत हुई। फिर 925 ईस्वी आते आते परांतक प्रथम ने राष्ट्रकूट राजा कृष्णधुति को हराकर उत्तर की तरफ अपना ऐसा दबदबा बनाया कि साम्राज्य की नींव एकदम पक्की हो गई। अब आते हैं दूसरे भाग पर, साम्राज्य का विस्तार, सीमाओं के पार जाना। ये वो दौर था जब चोल साम्राज्य अपने दो सबसे शक्तिशाली राजाओं राजराजा चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम के नेतृत्व में अपनी बाउंड्रीज को तोड़कर एक बहुत ही विशाल आकार ले रहा था। और ये कोई छोटा मोटा विस्तार नहीं था। जरा इस मैप को इमेजिन कीजिए। उत्तर में कृष्णा गोदावरी बेसिन से लेकर एकदम दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव तक, और पश्चिम में लक्षद्वीप से लेकर पूर्व में मलाया प्रायद्वीप तक इनका पूरा कंट्रोल था। मतलब कमाल ही है। राजेंद्र प्रथम ने तो बंगाल और ओडिशा के पाला शासकों को भी हरा दिया और गंगा बेसिन तक अपनी जीत का परचम लहराया। और पता है इस जीत का जश्न कैसे मनाया? एक बिल्कुल नई राजधानी खड़ी कर दी, गंगईकोंडा चोलपुरम। ये शहर अगले 250 सालों तक इस महान साम्राज्य का दिल बना रहा। इनकी इस मिलिट्री एम्बिशन को समझने के लिए तिरुवलंगडू प्लेट्स का ये ड्रामेटिक कोट देखिए। इसमें लिखा है, राम को भी इस राजा ने पीछे छोड़ दिया, जिसकी शक्तिशाली सेना ने जहाजों द्वारा समुद्र पार किया और लंका के राजा को जला डाला। आप समझ रहे हैं, राजराजा प्रथम के श्रीलंकाई अभियान की तुलना सीधे भगवान राम से की जा रही है। इससे पता चलता है कि उनका खौफ और उनकी ताकत उस वक्त किस लेवल पर थी। चलिए, अब हम उनकी सबसे बड़ी और इंप्रेसिव अचीवमेंट की तरफ बढ़ते हैं, उनकी अनमैच्ड नौसैनिक सर्वोच्चता। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब चोलों ने खुद को सिर्फ कावेरी डेल्टा के एक साम्राज्य से उठाकर पूरे हिंद महासागर रीजन की एक इंटरनेशनल नेवल पावर बना दिया था। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इतिहासकार चोलों की इस एडवांस स्ट्रैटेजी को सूडो कोलोनियलिज्म यानी छद्म उपनिवेशवाद कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सीधा सा फंडा है। जैसे आज के मॉडर्न देश करते हैं ना, उन्होंने किसी विदेशी जमीन पर सीधा राज नहीं किया, बल्कि अपने मिलिट्री पावर के जरिए वहां के आर्थिक संसाधनों को कंट्रोल किया, ताकि उसका सारा फायदा उनके अपने साम्राज्य को मिले और वहां अपार समृद्धि आ सके। अब यहां आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय साम्राज्य पर इतना भारी, इतना रिस्की और महंगा हमला आखिर क्यों किया? वो भी तब जब उनका वहां राज करने का कोई इरादा ही नहीं था। तो इसका सीधा सा जवाब यह है, ये असल में एक मॉडर्न ट्रेड वॉर था। जी हां, समुद्री सिल्क रूट पर भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई। हुआ कुछ यूं कि भारतीय जहाजों की तकनीक इतनी एडवांस हो गई कि वो पुराने बंदरगाहों को छोड़कर सीधे मलाया जाने लगे। अब इससे श्रीविजय साम्राज्य का तो बिजनेस ठप होने लगा।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मलाया में काम करने वाले तमिल ट्रेड गिल्ड्स यानी हमारे व्यापारिक संघों को परेशान करना और उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, अपने बिजनेस को बचाने के लिए इन्हीं तमिल गिल्ड्स ने राजेंद्र प्रथम से मदद मांगी और राजेंद्र प्रथम ने वो कर दिखाया जो इतिहास बन गया। और ये नेवल अटैक इतना तगड़ा था कि अगली पूरी एक सदी तक, मतलब 100 सालों तक, दक्षिण पूर्व एशिया में तमिल ट्रेड गिल्ड्स का ही सिक्का चला। उनकी ये नौसैनिक अचीवमेंट इतनी लेजेंडरी है कि शायद आपको जानकर हैरानी हो, 1972 में हमारी अपनी आधुनिक भारतीय नौसेना ने अपनी एक ट्रेनिंग एकेडमी का नाम TS राजेंद्र रखा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। चलिए अब लड़ाई झगड़े और राजनीति से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं एक सभ्यता के स्वर्ण युग की। चोल काल की कला, बुनियादी ढांचा और उनकी भक्ति का वो दौर जिसने असल में इतिहास को आकार दिया। आप देखिए, चोल राजाओं के पास जो अपार दौलत आ रही थी ना, उन्होंने उसे सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए महलों में नहीं उड़ाया, उन्होंने उसे पब्लिक वेलफेयर और खेती बाड़ी के बुनियादी ढांचे में इन्वेस्ट किया। कावेरी बेसिन में उय्यकुंडन और राजेंद्रन वयक्कल जैसी विशाल नहरें इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। जो मजे की बात यह है कि आज भी मौजूद हैं और काम कर रही हैं। और जरा ये 16 मील लंबे 16 गंगम वाटर टैंक के बारे में सोचिए, जिसे उन्होंने गंगईकुंडा चोलापुरम में बनवाया था। लोग इसे लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री यानी तरल विजय स्तंभ कहते थे। अब इस नंबर पर जरा गौर फरमाइए, 80 टन। ये कोई छोटी मोटी चीज का वजन नहीं है। ये तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के सबसे ऊपरी ग्रेनाइट पत्थर यानी विमान का वजन है। और ये बात है 1010 ईस्वी की। सोचिए, ना कोई बड़ी क्रेन, ना कोई मॉडर्न मशीन, यहां तक कि सीमेंट और मोटार का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर भी इस 80 टन के पत्थर को 59 मीटर्स की ऊंचाई पर कैसे सेट किया गया होगा? ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा मैजिक है जो आज भी दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स का दिमाग घुमा देता है। अगर हम कल्चर की बात करें तो यूनेस्को ने इनके बनाए ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। चोल राजा पक्के शिव भक्त थे, तो उन्होंने तंजावुर और गंगईकोंडा चोलपुरम में शिव भगवान को समर्पित बृहदेश्वर और ऐरावतेश्वर जैसे एकदम भव्य मंदिर बनवाए। और वो जो शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य वाली नटराज की कान से मूर्ति हम सबने देखी है ना, वो वर्ल्ड फेमस मास्टरपीस भी इसी दौर की देन है। इसके साथ साथ 12 अलवार संतों ने नलईरा दिव्य प्रबंधम नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैष्णव साहित्य भी इसी समय में संकलित किया था। अब बढ़ते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही शानदार है, उनका स्थानीय प्रशासन, जिसे हम आधुनिक लोकतंत्र की नींव भी कह सकते हैं। आखिर इतना बड़ा साम्राज्य इतनी स्मूथली चलता कैसे था? आपको जानकर अचरज होगा कि उनके पास एक प्रॉपर सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय था। वो लोग ताड़ के पत्तों पर जमीन के रिकॉर्ड से लेकर खुफिया रिपोर्ट्स तक सब कुछ एकदम सलीके से मेंटेन करते थे। और ये स्ट्रक्चर कितना सिस्टमैटिक था ये देखिए। परांतक प्रथम ने इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एकदम फॉर्मलाइज कर दिया था। टॉप पर एक सेंट्रलाइज साम्राज्य था, फिर वो 9 प्रोविंसेस या प्रांतों में बटा था जिसे मंडलम कहते थे, जिनकी अपनी स्टैंडिंग आर्मी होती थी। उसके नीचे आते थे नाडु यानी जिले, जिन्हें नाट असेंबली चलाती थी, और सबसे नीचे ग्रास रूट लेवल पर थीं और सभा जैसी पूरी तरह से स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस ग्राम सभाएं। अब ये ग्राम सभाएं कैसे काम करती थीं, इसे समझना बहुत जरूरी है। और सभाओं में गांव के सभी जातियों के लोग शामिल होते थे, जो मिल बैठकर अपने लोकल फैसले खुद लेते थे। वहीं दूसरी तरफ सभा उन स्पेशल गांवों का एडमिनिस्ट्रेशन देखती थी जिन्हें राजाओं ने ब्राह्मणों को दान में दिया था, जिन्हें अग्रहार कहते थे। जरा सोचिए, एक तरफ तो इतना सेंट्रलाइज साम्राज्य है और दूसरी तरफ गांव के लेवल पर लोगों को इतनी आज़ादी दी गई है। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी अप्रोच थी। खैर, अब प्रशासन की बात हो ही रही है तो एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग ऐतिहासिक फैक्ट आपको बताता हूं। वेनिस के मशहूर यात्री मार्को पोलो ने अपनी डायरी में लिखा है कि चोल राजा के जो बॉडीगार्ड्स होते थे ना, वो राजा के प्रति इतने वफादार थे, इतने डिवोटेड थे कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो वो सारे के सारे अंगरक्षक खुद को राजा की चिता पर कुर्बान कर देते थे। मतलब ये लेवल था उनकी आर्मी के डेडिकेशन का। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। लेकिन कहते हैं ना, जो ऊपर जाता है उसे एक ना एक दिन नीचे भी आना पड़ता है, और यही हमारी कहानी का आखिरी पड़ाव है, साम्राज्य का पतन। कुलोतुंग तृतीय के शासनकाल के बाद इस विशाल और अजय साम्राज्य का ताना बाना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। और ये रातों रात नहीं हुआ। 1216 के बाद एक कमजोर राजा गद्दी पर बैठने लगे।
हालात इतने खराब हो गए कि एक बार तो राजराजा तृतीय को उनके अपने ही एक सामंत ने किडनैप करके बंधक बना लिया था। फिर 13वीं सदी के बीच में श्रीलंका में सिंघल साम्राज्य पावर में आ गया और चोल वहां से बाहर हो गए। इधर होयसालों ने भी मौका देखकर चोल और पांड्यों के बीच पॉलिटिक्स खेलनी शुरू कर दी और आखिरकार 1279 ईस्वी में पांड्यों ने राजेंद्र तृतीय को हरा दिया और इसी के साथ भारत की धरती से चोल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। पर रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। भारत में साम्राज्य खत्म जरूर हो गया, लेकिन उनकी एक बागी शाखा ने हार नहीं मानी। चोल राजकुमार राजा मुदुबा यहां से दूर फिलीपींस चले गए और वहां जाकर सेबू साम्राज्य की स्थापना कर दी। और पता है सबसे अमेजिंग बात क्या है? ये साम्राज्य 16वीं सदी में जब स्पेनिश लोगों ने हमला किया तब तक वहां टिका रहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चोलों के कदमों के निशान हमारे देश से कितनी दूर तक गए थे। तो इस खास विश्लेषण के अंत में मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, एक इतने प्राचीन साम्राज्य का ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल था, वो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विजन और आज के हमारे पंचायती राज सिस्टम से इतना मेल कैसे खाता है? क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि चोल सिर्फ तलवार चलाने वाले विजेता नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही मॉडर्न और दूरदर्शी शासन प्रणाली के आर्किटेक्ट भी थे? इसी सवाल के साथ इतिहास के इस शानदार सफर को हम यहीं रोकते हैं। हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।